नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। और आज का दंगल बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि G20 की शुरुआत है, आगाज है, शंखनाद है और उसी पर अगले 1 घंटे तक आप देखने वाले हैं हमारी ये खास पेशकश। आज का दंगल दुनिया में भारत के बढ़ते हुए दम पर है। G20 की बैठक पिछले 2 दशकों से पूरी दुनिया में आयोजित हुई, लेकिन भारत ने इस मंच का जमीन से उठाकर फलक पर इसको पहुंचा दिया है। भारत की अध्यक्षता में G20 के सम्मेलन का जो आयोजन दुनिया इस वक्त देख रही है और जो आयोजन देखने वाली है, उसे पूरे विश्व में भारत का रुतबा विश्व गुरु के तौर पर बढ़ाया है। भारत ने G20 सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के वसुधैव कुटुंबकम की सनातन मंत्र दिया है, जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में महामारी, खाद्य संकट, ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसी तमाम समस्याओं को क्षेत्र, राष्ट्र, वर्ग या फिर समुदाय में सीमित नहीं रखा जाता। कोरोना ने दुनिया की सप्लाई में व्यवस्थाओं से आपको बता दें, जिस तरह से सीख लेने का मौका दिया है, आज भारत उसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। प्राकृतिक जीवन शैली की सनातन समृद्ध परंपरा को G20 के मंच के जरिए दुनिया तक पहुंचा रहा है। जलवायु परिवर्तन से लेकर मानव केंद्रित विकास तक और समावेशी तकनीकी से लेकर तीसरी दुनिया तक देशों की बात होगी। ये मोदी सरकार और हिंदुस्तान ही है जिसने पहली बार G20 के मंच का इतना ज्यादा विस्तार कर दिया है। ऐसे में दुनिया के सामने सवाल यही है कि G20 के इस शिथिल मंच को विश्व गुरु भारत ने नई सदी का क्या सबसे ज्यादा सक्रिय मंच बना दिया है? क्या भारत दुनिया में नजरअंदाज किए जा रहे राष्ट्रों, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर विकास पथ पर बढ़ने का संदेश दुनिया को देने वाला है, सफलता हासिल करने वाला है? क्या भारत वैश्विक संस्थानों में समावेशी बदलाव करवा पाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में विशेषज्ञों के साथ बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है। अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया में आयोजन और भी हुए होंगे, मगर तैयारी ऐसी नहीं हुई होगी। G20 सम्मेलन में दिल्ली दुल्हन बनी है। दुनिया भर से भारत भूमि पर देवतुल्य अतिथि आ रहे हैं। ये भावना भारत भूमि पर G20 सम्मेलन को किसी अन्य मंचों, मंथनों और सम्मेलन से अलग बनाती है। यही वजह है कि आज पूरब से पश्चिम तक भारत का सम्मान, बढ़ी हुई शान, बढ़ता रुतबा, बदलती पहचान है। भारत एक बार फिर दुनिया को दिशा दिखा रहा है, गुरुपीठ का दायित्व निभा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। और यही वो संदेश है जो कोविड के बाद बदले हालात और बदलती विश्व व्यवस्था को एक सूत्र में बांधकर विश्व बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वरना 2 दशकों के सफर में G20 के दर्जनों सम्मेलन हुए, भारत जैसी अध्यक्षता कहीं नहीं दिखी। 125 देश, भारत के 60 से अधिक शहर, 200 से अधिक बैठक और दुनिया भर से आए 1 लाख से अधिक डेलीगेट्स। G20 सम्मेलन को भारत ने ऐसा आयोजन बनाया जिसमें विश्व का नए भारत से परिचय हुआ। ऐसा भारत जिसने G20 को आर्थिक मंच से व्यापक बनाकर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके राष्ट्रों की आवाज बना दिया। जिस ग्लोबल साउथ को दुनिया नजरअंदाज करती आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत उसकी आवाज बनकर ऐसे उभरे कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी भारत की पहल की तारीफ करते दिखते हैं। भारत ने न सिर्फ G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा, बल्कि हर मंच से दुनिया को इसकी जरूरत का भी एहसास कराया। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है।
पीएम मोदी यूएन से लेकर एससीओ और ब्रिक्स जैसे हर मंच से दुनिया के पिछड़ों की आवाज बुलंद करते आए हैं। G20 सम्मेलन भी जीडीपी केंद्रित विकास से आगे मानव कल्याण के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। यही विश्वास आज भारत को भी है, क्योंकि कोविड काल के बाद बदले हालात, नजरिए और राजनीति में भारत ने हर मौके, हर क्षेत्र में विश्व को दिशा दिखाने का काम किया। चाहे वो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझती दुनिया में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्लाइमेट एक्शन में न्यायपूर्ण नजरिया बरतना हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत की बात हो या सोलर अलायंस जैसी पहल, भारत ने आगे बढ़कर भूमिका निभाई। योग और मिलेट्स जैसे सनातन जीवन शैली के तौर तरीकों का विस्तार कर स्वास्थ्य की चुनौतियों से लड़ने की राह दिखाई, तो यूपीआई और डिजिटल पेमेंट जैसी समावेशी तकनीकों को मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करने की तरकीब भी बताई। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। इसी का अनुभव 19 देश, 2 यूनियन और विश्व की 85% आबादी वाली दुनिया अगले 3 दिनों तक दिल्ली में करने वाली है। आज तक ब्यूरो। G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती और कितनी संभावनाएं हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का दम G20 के मंच से पूरी दुनिया देखने वाली है। कौन सा बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश की जाएगी, चुनौतियां हमारे सामने क्या हैं और किस तरह की उपलब्धियां हिंदुस्तान इस आयोजन के जरिए हासिल करने वाला है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आप भी पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोबिंदर सचदेव जी, विदेश मामलों के विशेष जानकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश के गोयल जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टर जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेके त्रिपाठी जी, आप भी पूर्व राजनयिक हैं, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, आप तमाम मेहमानों के अनुभवों को आज साझा करने का भी दिन है। G20 एक बहुत बड़ा मंच है, इसके अलावा 9 और मेहमानों को, अलग अलग देशों को हमने आमंत्रित किया है। हिंदुस्तान इस मंच से सबसे बड़े 2 संदेश क्या दिए जाने की कोशिश करेगा? कि हम सब एक साथ हैं। आपको सबसे पहले धन्यवाद, आपने बुलाया। सारी दुनिया इस जटिल और कठिन समय पर एक साथ है, और भारत को ये जो चेयरमैनशिप मिली है बहुत एक कठिन समय पर, कोविड के बाद, बिल्कुल, तो हम अगर एक साथ न चलें, वसुधैव कुटुंबकम, ये तो बिल्कुल जाहिर है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, ये हमारा नारा भी है G20 का। तो हम कैसे साथ चल सकते हैं, कैसे समस्याओं से जूझ सकते हैं, ये समस्या है। और इसके उत्तर मेरे पास अभी तक नहीं है, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है क्या हो रहा है मीटिंग्स में। हम सिर्फ उसका कोई विश्लेषण कर सकते होने के बाद, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि चाहे वो चीन हो, रूस हो, भारत हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जो भी हो, हम एक साथ हैं। G20 ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी 2008 और 9 में, और डेट फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल क्राइसिस का उन्होंने एक फंड भी बनाया था, बहुत अच्छा था। बिल्कुल। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते वो नीचे जा रही है। ये ना भूले कि G20 का जो शुरुआत था और आज जो है उसमें बहुत फर्क है। दुनिया को एक बड़ा मंच, क्योंकि G20 का आयोजन जितने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के भीतर हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर आज तक नहीं हुआ है। और इसी वजह से रोबिंदर सचदेवा जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, एक तरफ हिंदुस्तान की भव्य तैयारी, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग का नहीं आना, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इसका इतना बड़ा आयोजन होना, इसके जरिए क्या कोई प्रस्ताव भी पास हो सकता है? खासतौर से युद्ध के संदर्भ में ये माना जा सकता है G20 की महत्ता किन किन मुद्दों पर सार्थक होगी अगर उस दिशा में ये तमाम देश एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो क्या लगता है? वाह, डीप और बहुत सारे क्वेश्चंस, बट क्विकली अगर मैं रिस्क कर सकूं तो मेरे ख्याल से कोई साझा प्रस्ताव युद्ध को लेके आने के चांस कम है। बिल्कुल। बट हाँ, जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि
भारत की पोजीशन स्ट्रांगर होती जा रही है। 1 साल या 1.5 साल में जब यूक्रेन और रशिया दोनों थक जाएंगे, नेटो थक जाएगा, तब कोई मीडिएटर चाहिए होगा, तो हो सकता है उस समय इंडिया की भूमिका बनेगी। तो इंडिया की भूमिका की तैयारी हो रही है, हम भी कर रहे हैं और अमेरिका भी तैयारी कर रहा है इंडिया को इंक्लूड करने की। बिल्कुल। बट बैक, जैसे आपने शुरू में कहा, दुनिया आज की तारीख में बहुत इंटरकनेक्टेड हो गई है। जैसे भी सर ने पहले कहा, मेरे विचार से फरवरी 2022 के बाद से दुनिया एक कंप्लीट नए युग में आ गई है। उससे पहले की दुनिया अलग थी। बिल्कुल। कोविड हुआ, शॉक पूरी प्लैनेट को, यूक्रेन वॉर शॉक, और आने वाले वक्त में चाइना अमेरिका वॉर। तो इन सब माहौल में दुनिया इस समय जब एक कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, लिखा होता है मेन एट वर्क और अंडर कंस्ट्रक्शन, दुनिया इस समय अंडर रिकंस्ट्रक्शन है। ऐसे समय में भारत की लीडरशिप प्रोएक्टिव, अपनी वैल्यूज के साथ हम जितनी दे पाए, दुनिया को जरूरत है, हमें खुद भी फायदा है और हमें जरूरत है, दुनिया को भी जरूरत है सद्बुद्धि की, मिडिल पाथ की। गरीब देशों या मिडिल इनकम जिनका इतना कर्ज हो गया वो डूबते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो दुनिया एक बड़े क्रिटिकल पाथ पे भी है। बट होप होनी चाहिए कि जो सारे देश मिलकर कर सके, सारी ह्यूमैनिटी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को हम बना सके, तो ये मौका है। अदरवाइज आने वाले वक्तों में हो सकता है अगले 5-10 वर्ष में दुनिया ऐसी बढ़ जाए जो कि हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, पर दुख होगा, वैसी दुनिया हम बनती भी देखेंगे। और ऐसे में हिंदुस्तान का रोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो वन अर्थ वन फैमिली की बात करता है और इसके जरिए वन फ्यूचर, यही इस G20 का थीम भी है। सीधे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी आपके पास आते हुए, इन्होंने चाइना और अमेरिका के बीच आगामी दिनों में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है उसका जिक्र किया, लेकिन जो बाइडेन की ओर से निराशा जाहिर की गई जब चाइना के प्रेसिडेंट यहां पर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है, खासतौर से चाइना के संदर्भ में। तो जिनपिंग का नहीं आना, क्या इसके जरिए एक अलग तरह का नुकसान भी है, या फिर लग रहा है कि हम उनको रेड कार्पेट वेलकम देते और देश इसके लिए तैयार नहीं बैठा था, तो अच्छा है नहीं आ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर G20 के तमाम दूसरे देश आपस में मिलकर सार्थक बहस कर पाएंगे। चित्रा जी, बात ऐसी है कि चीन का आना या चीन के राष्ट्रपति का आना या ना आना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चीन जो है वो जरूर नेतृत्व कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री जो ली क्वांग है वो नेतृत्व कर रहे हैं। मकसद ये है कि चीन कहाँ खड़ा है, चीन मल्टीलेटरलिज्म में कहाँ तक जा सकता है, या चीन बार बार बायलैटरलिज्म में, चीन ऐसे महा जो संगठन है उनमें भाग जरूर लेता है, उनमें जरूर देखता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि विश्व के साथ है, लेकिन वो एक लाइक अ प्रेडेटर है, वो शिकारी है, वो बायलैटरल में ज्यादा विश्वास रखता है ना कि मल्टीलेटरलिज्म में। और अब जब चीन को, अब छोटी छोटी चीजों को लेकर के चीन जिस प्रकार से कहता है कि आप वसुधैव कुटुंबकम कह करके, ये तो संस्कृत है, ये वो भाषा नहीं है, और क्यों आप इतने सिटीज में जाकर के ले गए, इतने सारे आपने वर्टिकल्स खोले और सबको, तो मुझे लगता है चीन को एक बात पे खटकता है कि भारत उस मकाम पर जा पहुंचा है, भारत की जो छवि है पूरे विश्व में आगे है, और जिस प्रकार से भारत ने ग्लोबल साउथ को लेकर के 125 देशों को लेकर के 10 सेशन में 2 दिन में सबको ला करके 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स को सब जगह ले जा करके, तो मुझे लगता है जिस प्रकार से भारत ने विश्व को नजदीकी लाने की कोशिश की, सिर्फ जीडीपी नहीं, मैं कहूंगा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो बहुत जरूरी है। और उसमें उस संदर्भ में जिस प्रकार से जो मैं कहूंगा इसकी सप्लाई चेन्स हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में यूक्रेन वॉर को लेकर के एनर्जी की क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, पोस्ट पैंडेमिक अभी भी पूरा विश्व संभला नहीं है, ऐसे इसमें भारत ने जो प्रयास किया है पूरे विश्व को साथ में ले जाने का, हम बार बार बात करते हैं सबका साथ सबका विश्वास, पर ये जो प्रयास है पूरे विश्व को ले जाने का, मुझे लगता है वहां भारत को देखते हुए, खासकर ग्लोबल साउथ और इस ग्लोबल साउथ में भारत का नेतृत्व को देखते हुए चीन को ये खटकता है। चीन के लिए अब भूमिका क्या रहने वाली है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि उसके प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर आते तो स्थितियां और अलग और अलहदा होती, लेकिन उनका नहीं आना क्या एक अलग तरह के मौके भी देता है, क्योंकि बार बार हिंदुस्तान ये बातें कहते हुए नजर आता है कि आपदा में अवसर,
तो कई स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं। मैं आ जाती हूँ सुरेश के गोयल जी सीधे आपके पास, क्योंकि ग्लोबल साउथ को दुनिया अब तक नजरअंदाज करती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब इसको लेकर जिस तरह से आगे बढ़ जा रहा है, कौन सी ऐसी बड़ी चीजें हैं जिस पर सबसे ज्यादा फोकस नरेंद्र मोदी इस बार G20 के समिट में रखने वाले हैं, खासतौर से ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर? जी देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक चाइना का सवाल है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ली केक्वांग आ रहे हैं, शी जिनपिंग आते या कोई भी आता, वो उनका अपना मसला है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन आकर के चीन के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेगा, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन चीन के रुख पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन कर रहा है। चीन का रुख वैसा का वैसा ही है जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में बनता है। ठीक है। ये जो G20 है, ये ऐसा मौका पर हो रहा है जबकि चीन का जो रवैया है वो पूरी तरह से एक वैश्विक व्यवस्था के लिए, ग्लोबल ऑर्डर के लिए बड़ा डिसरप्टिव हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस डिसरप्शन में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू में कहा कि हम ग्लोबल साउथ को साथ में लेकर के आएंगे, वो खाली इकोनॉमी की बात नहीं थी, वो बड़ी स्ट्रेटेजिक एक अप्रोच रही है कि अगर हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आगे सोचना है तो उसमें जब तक डेवलपिंग कंट्रीज हमारे साथ में नहीं आएंगी, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, तो ये जो खाली यूएसए का, चाइना का, रशिया का दबदबा जो रहा है, ये मामला बना रहेगा। बिल्कुल। और उस मामले में साउथ को ला करके एक पूरा मार्केटिंग प्लेस बना करके, जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांसफर हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, ताकि जो फ्यूचर ग्लोबल पीस है, ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है, वो करने के लिए इस G20 की भूमिका ज्यादा रहेगी। और वही जो है प्रधानमंत्री मोदी और G20, इन दोनों का यहाँ पर ये काम रहेगा। और इसको और ज्यादा विस्तार दिए जाने का काम भी यकीनन किया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मंच, आप सोचिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधियों को इस G20 के अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए हिंदुस्तान ने इन्वाइट किया। सक्सेसफुल कार्यक्रम भी रहा और अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जब G20 के खास मेहमान दिल्ली में दस्तक देना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो बाइडेन पर निगाहें लगी रहने वाली हैं, क्योंकि उनके आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध किस तरह से और प्रगाढ़ होते हैं, ये रिश्ते आगे कैसे बढ़ते हैं और G20 के जरिए पूरे विश्व में क्या संदेश जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप क्या बड़ा टेक अवे देख रही हैं इसके जरिए? सबसे बड़ा संदेश हिंदुस्तान का क्या रहने वाला है? क्या बड़ी उपलब्धियां भारत को इसके जरिए हासिल होने वाली हैं? चित्रा, सबसे पहले तो हम ये देखें कि आज जन्माष्टमी के उत्सव के रूप में हम उस युग पुरुष के अवतरण का उत्सव मना रहे हैं, जिसने पूरे विश्व को निष्काम कर्म का, निष्काम प्रेम का और निष्काम मित्रता का संदेश दिया। और यही संदेश G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत पूरे विश्व को दे रहा है। भारत समग्रता की बात कर रहा है, भारत समावेशी होने की बात कर रहा है, भारत आपसी सहयोग का संदेश पूरे विश्व को दे रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि आइए हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कोलैबोरेशन करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। हम ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के रूप में G20 जैसे मंचों के लोकतंत्रीकरण का संदेश दे रहे हैं। हम इसमें जन भागीदारी का भी संदेश दे रहे हैं और इसका उदाहरण हमने खुद प्रस्तुत किया, किस तरह से हमने 60 से भी ज्यादा अपने शहरों में 220 से भी ज्यादा मीटिंग्स का आयोजन सफलतापूर्वक किया। और जो अलग अलग तमाम देशों के प्रतिनिधि हमारे देश में आए, उनको हमने अपनी जनता से जोड़ा और हमने जो ये उद्देश्य G20 के एस्टेब्लिश्ड हैं, चाहे चित्रा एग्रीकल्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, टूरिज्म की बात हो, इनोवेशन की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, एंटी करप्शन की बात हो, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, ये तमाम जो G20 के उद्देश्य हैं, हमने सुनिश्चित किया कि हम इसे यूनिलेटरल लेवल पर अपने देश में अलग अलग योजनाओं के रूप में चलाएंगे और इसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। और यही संदेश हम पूरे विश्व को दे रहे हैं कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए न सिर्फ ऐसे मंचों का लोकतंत्रीकरण करें, इसमें हम जन भागीदारी सुनिश्चित करें और ये सुनिश्चित करें कि जो कुछ भी हम वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं उसका लाभ समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को मिले। और पहले ऐसा नहीं होता था, और पहले इस तरह की तस्वीर किसी भी मुल्क को अगर आप उठाकर देखेंगे, अब तक जितनी भी 17 बैठकें हुई हैं, यह 18वीं है, कहीं पर भी इतनी बड़ी जन भागीदारी आपको नजर नहीं आई होगी, या इतने बड़े पैमाने पर 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा जनप्रतिनिधियों को बुलाकर आप जरा सोचिए, अगर अलग अलग कार्यक्रम किए जाए तो वो अपने आप में अभूतपूर्व हो जाता है। अशोक सज्जनार जी, सीधे आपके पास आते हुए, जब
इंडिया के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि पुतिन और जिनपिंग के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी ऐसा होता रहा है, हमारा जो एजेंडा है उसको लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? देखिए, शुक्रिया चित्रा जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, जो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आप देखें जो पिछले 17 G20 जो सम्मेलन हुए, शिखर सम्मेलन हुए, उसमें बहुत ऐसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, परंतु देखिए उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे रूस के राष्ट्रपति का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे उनके विदेश मंत्री। पिछले साल भी बाली में उनके विदेश मंत्री ने उनका प्रतिनिधित्व किया था, और इस बारी चीन के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व उनके प्रधानमंत्री करेंगे। और देखिए पूरे साल हमने यहाँ पर ये जो अपनी प्रेसिडेंसी ली है, अध्यक्षता ली है, वो 1 दिसंबर 2022 को लिया। अब 9 महीने से ऊपर हो गए हैं। बहुत मुलाकातें हुई हैं पूरे देश भर में, जैसे हमने कहा 200 मुलाकातें हुई हैं, उससे ज्यादा हुई हैं। उसमें रूस के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं, चीन के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं। चीन का जो पक्ष है, रूस का जो पक्ष है, उन्होंने रखा है। तो इसीलिए अभी तक जहां तक हम पहुंच पाए हैं चित्रा जी, काफी आगे तक हम ले गए हैं। देखिए दुनिया में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए फूड शॉर्टेज, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, एनर्जी शॉर्टेज, जो इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, जो डेट स्ट्रेस और डेट रिलीफ की जो हम बात करते हैं, जो हम सप्लाई चेन डिसरप्शन की बात करते हैं, जो हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो वो काम नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन सब में इनके प्रतिनिधियों ने काम किया है। मैं आखिरी बात इसमें ये कहूंगा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह कहा है जो हमको जीडीपी सेंट्रिक अर्थव्यवस्था से हटकर मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था पर हमें जाना है, और वो हम भारत में करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से। जो हमने भारत में अंदर में किया है उसी की जरूरत है अब पूरी दुनिया को इसको फॉलो करने की। दुनिया क्या करती रही है, या तो अमेरिका का कैपिटलिस्ट सिस्टम या चीन का कम्युनिस्ट सिस्टम, परंतु अब बारी आ गई है जो भारत का जो एक मॉडल है उसको आगे ले जाया जाए और उसके साथ पूरी दुनिया साथ मिलकर काम करे और उसकी उन्नति हो और उसकी प्रगति हो। संजय मिश्र जी आपके पास आते हुए, क्या इस बात को दुनिया एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि हिंदुस्तान का रोल अपने आप में इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। पिछले 9 सालों में अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ही बात कर लें हम, तो कूटनीति के स्तर पर कई जगहों पर बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया जब 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, हिंदुस्तान पर लगातार दबाव बन रहा था, उस वक्त भी हमने आपको एक तटस्थ भूमिका में रखा। तो इस G20 के जरिए आपको क्या लग रहा है, क्या बड़ा संदेश, और जिस जीडीपी केंद्रित, जैसा कि सर जिक्र कर रहे थे कि जीडीपी केंद्रित व्यवस्था नहीं बल्कि मानव केंद्रित व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, क्या वो संदेश हिंदुस्तान से जा पाएगा? चित्रा, बिल्कुल। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी का आर्टिकल एक आया है, खुद लिखा हुआ उन्होंने, बिल्कुल, ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ, लीविंग नो वन बिहाइंड। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ जो भी आपने बोला जी, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। वन वर्ल्ड वन फैमिली वाला जो मुद्दा है, प्रोग्रेस, और प्रधानमंत्री जी के जो आर्टिकल में बहुत साफ लिखा है कि अगर वन वर्ल्ड वन यूनिवर्स का कंसेप्ट है तो उसमें हमको ये जो बॉर्डर्स हैं उसकी चिंता नहीं करनी है, लैंग्वेजेस की चिंता नहीं करनी है, उनको हमको अलग रखना है, आइडियोलॉजीज की चिंता नहीं करनी है, वर्ल्ड को एक साथ एक टीम में ले चलना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री के जो 2, मैं तो बोलूंगा 2 वीज हैं, एक तो है विश्व गुरु, मतलब वी आर द वर्ल्ड लीडर, और जो रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बहुत साफ लफ्जों में बोला है, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, बिल्कुल, दिस द थिंग्स हैव टू बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो कूटनीति स्थिल पे यही हमको एक मैसेज देना पड़ेगा। और जो आपने अभी चीन का भी एक विषय उठाया है, देखिए चीन का ना आना तो साफ जाहिर है ये इंडिया को एक, चीन का मतलब प्रेसिडेंट का ना आना, प्रोटोकॉल वाइज प्रेसिडेंट की एक अहमियत है, खासकर ऐसे सम्मेलन में जो विश्व स्थल पे इतना इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। उनको प्रॉब्लम है इंडिया से, बिल्कुल, हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं,
उनको पता हमने मुंह तोड़ जवाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दिया है। ये सब देखते हुए उनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। और जो लीडरशिप हमने ले ली है ग्लोबल साउथ की, बिल्कुल इमर्जिंग इकोनॉमीज की, क्या उससे ज्यादा चिढ़ गया है ये जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है? क्या चीन इससे ज्यादा चिढ़ गया है? इसी वजह से राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, लेकिन खुद जिनपिंग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, चीन बहुत उस पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जो ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में, बिल्कुल उसमें भी अगर लोगों ने इसको गंभीरता से देखा होगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी, ना कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को। वो जो बॉडी लैंग्वेज और जितना भी वहां प्रोटोकॉल इश्यूज उठे थे, तो जो हम लोग ने एक और दूसरा, अभी हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रपोजल दिया है जी। तो ये सब देखते हुए ऑब्वियसली हम, और इस टाइम 9 देशों को हमने इनवाइट किया है बिल्कुल। तो ये सब जाहिर होता है कि हम एक ग्लोबल साउथ के लीडर बन चुके हैं। और काफी, मैं तो बोलूंगा साल से, मेरे को याद है जब मैं इंडियन आर्मी में एज अ कर्नल डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस फॉरेन डिवीजन में था, हम एम्बेसीज में जाते थे और उस दौरान चिली के जो एम्बेसडर थे मिस्टर पेन, उन्होंने बोला था ओपन फोरम में कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ग्लोबल साउथ। उन्होंने कैपिटल घोषित किया था, ये 2006 की बात है। तो कहने का मतलब है ये जो एक हमने लीडरशिप का रोल ले लिया है और जो हमने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखी है, जो प्राइम मिनिस्टर का आज आर्टिकल भी दर्शाता है, ये ऑब्वियसली चीन को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा और है। G20 का आयोजन इतना बड़ा, इसमें उनका एक नुकसान भी है। देखिए अगले G20 सम्मेलन का है, हाँ। अभी तो इंडिया ने किया, पार्ट ऑफ ब्रिक्स, नेक्स्ट ईयर ब्राजील, उसके बाद साउथ अफ्रीका, बिल्कुल वो भी ब्रिक्स के, तो ये ब्रिक्स के लिए भी एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। जिस तरह से शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को वो भेज रहे हैं, लेकिन अगर वो खुद आते तो तस्वीर थोड़ी अलग और अलहदा होती। लेकिन हमारे मेहमानों का ये मानना है इससे चीन को ही नुकसान होगा। अब सीधे जेके त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य देश के रूप में आमंत्रित करने को लेकर UN के महासचिव की ओर से भी इंडिया की जमकर तारीफ की गई है। तो एक तरफ कमजोर देशों को हम अपनी आवाज दे रहे हैं, मजबूत देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक विकसित राष्ट्र का बड़ा सपना है और अगले 5 सालों तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाना। क्या आपको लग रहा है कि इसके जरिए एक बड़ी लकीर इस आयोजन के जरिए हिंदुस्तान खींचने जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान अभी ऐसी विशिष्ट स्थिति में है कि हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ का मेंबर होते हुए भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में काफी ऊपर है। बिल्कुल। और इसके साथ ही वो G7 की समिट में हमेशा पिछले कई सालों से बुलाया जाता रहा, स्पेशल इनवाइटेड। तो एक तरह से भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और छोटी अर्थव्यवस्थाओं वाले ग्लोबल साउथ के बीच में एक पुल का, एक सेतु का काम कर सकता है और वो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को, उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को वो आर्टिकुलेट करके बहुत सफलतापूर्वक ग्लोबल नॉर्थ में पहुंचा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अभी आज के समय में भारत के लिए होगी। और जहाँ तक रही बात, मैं इस पे भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि शी जिनपिंग के आने या ना आने की, तो शी जिनपिंग के ना आने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो उनका मैंडेट और उनकी ब्रीफिंग लेके आए होंगे। वो वही कहेंगे जो शी जिनपिंग ने कहने के लिए कहा होगा। तो सब्सटेंशियल डिस्कशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रोटोकॉल में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा, लेकिन सब्सटेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये बात नहीं है कि चीन भारत से डर के या भारत की वजह से नहीं आ रहा है। चीन आसियान में भी, शी जिनपिंग आसियान में भी नहीं गए, तो अपने प्राइम मिनिस्टर को वहां पर भी भेजा। जी। तो ये चीज दिखाता है कि चीन की, लेकिन बड़े मंचों को अगर शी जिनपिंग अवॉइड करेंगे तो फिर क्या खुद उनके लिए आगे आने वाले वक्त में ये मुश्किलें नहीं पैदा करेगा? देखिए, चाहे आसियान हो, चाहे G20 का ये बड़ा कार्यक्रम हो, क्योंकि G20 का कार्यक्रम भारत का नहीं है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन कार्यक्रम तो G20 का है। बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े देशों के यहाँ पर तमाम मुखियाओं की मौजूदगी होगी, तो उसको अवॉइड करना, इग्नोर करना, या ये खुद उनको नुकसान में डालेगा? देखिए, ये आंतरिक मजबूरी भी हो सकती है उनकी, क्योंकि PLA के रॉकेट फोर्स में जिस तरह से उनके डायरेक्टर को, चीफ को बर्खास्त किया गया है, दूसरे नंबर पे जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, 4-5 और लोग
जो है वो रडार पे हैं। पीएलए में खुद असंतोष बढ़ रहा है। वहाँ के आप जो ट्विटर का इक्विवेलेंट है उसको देखिए तो तमाम ऐसी चीज़ों से आपके इंडिया टुडे ने निकाला था कि तमाम ऐसे मैसेजेस से भरा पड़ा है कि गलवान में आपने हमारे लोगों को मरवा डाला, लेकिन आपने ये बात कबूल नहीं की। इसके साथ ही देखिए वहाँ पर खाद्यान्नों की कमी हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल। और शी जिनपिंग के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो किसी भी तानाशाह को अपने असंतोष को खत्म करने के लिए पहला उसकी प्रायोरिटी वही होती है, बिल्कुल, बजाय इसके कि विश्व में। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आंतरिक कलह से जिनपिंग इतने परेशान है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका नहीं पहुंच पाना, इसको इसी संकेत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जिसको लेकर खुद ही वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना होगा। और अब जल्दी से सबसे पहले रविंद्र सचदेव जी आपके पास आते हुए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से जबरदस्त तरीके से इंडिया की तारीफ की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि जिस वक्त में दुनिया युद्ध, महंगाई, क्लाइमेट चेंज जैसी अनगिनत चुनौतियों का सामना कर रही है, उस वक्त में ये भारत का वक्त है, सही समय पर उसको अध्यक्षता दी गई है। तो इसके जरिए, या फिर जो बाइडेन की बात करें, वो भी समय समय पर हिंदुस्तान को, उसके रोल को सराहते रहे हैं। तो इसके जरिए क्या दुनिया भर में एक बड़ा संदेश विश्व गुरु के तौर पर, हालांकि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, बार बार इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विश्व मित्र की संज्ञा भी दी है प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल पॉइंट। विश्व मित्र, देखिए हम अपने को विश्व गुरु बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, ना बिल्कुल। हम अपने को बोले विश्व मित्र, कंधे से कंधा मिला करके। ब्यूटीफुल पॉइंट, ऑनेस्टली। 2-3 पॉइंट। एक देखिए, ऋषि सुनक ने बड़ी सही बात कही, राइट पर्सन एट द राइट टाइम, राइट कंट्री एट द राइट टाइम। जैसे मैं कह रहा हूं, दुनिया इस समय एक मैट्रिक्स में है, ये किस तरह दुनिया जाएगी बहुत क्रिटिकल है। इंडिया इस समय अपनी सही सिद्ध बुद्धि, मिडिल पाथ दे रही है। पर एक चीज और ध्यान रखिए, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो इंडिया जहां है आज और हम जहां जा रहे हैं, पूरे दुनिया के लीडर्स भारत की प्रेज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। बट उसमें उनका एक डिप्लोमेटिक एंगल भी है। उनको भारत के साथ बिजनेस भी करना है। भारत से उन्हें कोशिश ये करनी कि अच्छी डील्स मिले, जो भी हो। हम डील अपने नुकसान के लिए नहीं करेंगे, विन विन डील्स होंगी, उनको भी हमको भी। बट हमेशा विद आयोटा ऑफ सॉल्ट हमें लेना चाहिए कि जितना भी हमारा प्रेज आ रहा है, हमें ओवर उसमें नहीं चले जाना चाहिए। हमें अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत, सच्चा इरादा या जो भी कुछ, उस पर लगे रहना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट, अभी जो बात थी, जो मोदी जी ने आज कही, देखिए बहुत अहम चीजें हैं दुनिया में कि जीडीपी वर्सेस ह्यूमन सेंट्रिक। पिछले कई वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से हो क्या रहा है, दुनिया भर की सारी सरकारें, सारे लीडर क्या कहते हैं, मार्केट्स मार्केट्स मार्केट्स। देश मार्केट नहीं होता, एक देश में समाज भी होता है। ये जो विचार, जो एम्बेसडर सज्जन आरा भी बात कर रहे थे कैपिटलिज्म की, कि देखिए इट्स नॉट प्योर कैपिटलिज्म, राइट। देश में समाज, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जनरल कुलकर्णी कह रहे थे हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट। ये सब चीजें मिलके मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया आज की तारीख में इस रेस में जा रही है कि हर चीज का हमारा मापदंड है पैसा और मार्केट, पैसा और मार्केट। तो ये रिमाइंडर देके तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी बात कही है प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का आपने जिक्र कर दिया है, तो मुझे लगता है आसियान में जो बातें प्राइम मिनिस्टर की ओर से बोली गई हैं, एक बार दर्शकों को हम सुना देते हैं कि एक वक्त में जब जीडीपी सिर्फ अपना सपना, मनी मनी इसकी बात होती है, उस समय प्रधानमंत्री कैसे सभी को साथ में लेकर चलने की, मानवता की बात करते हुए नजर आते हैं। सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम
एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। पहले लुक ईस्ट होता था, अब एक्ट ईस्ट है और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये जो बड़ा संदेश दिया गया है G20 के जरिए सिर्फ 20 देशों या जिन 29 देशों को हमने आमंत्रित किया है उनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि समूचे विश्व की और उनके कल्याण को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यही कारण है कि बहुत सोच समझकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा भी हिंदुस्तान की ओर से दिया गया है और यही हमारी टीम है। सीधे सुरेश के गोयल जी आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बातें कही है इसका असर क्या बाकी मुल्कों पर भी पड़ेगा? क्योंकि एक अलग तरह की महत्वाकांक्षा भी, चाहे अमेरिका को ले लें या फिर दुनिया के जो तमाम देश हमारे मेहमान बनकर आने वाले हैं, उनकी अपनी खुद की एक महत्वाकांक्षा होती है। उसको परे रखकर ये संदेश दे पाने में क्या हम कामयाब होंगे और किस तरह की चुनौती का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ सकता है ये बात पहुंचाने में? चित्रा जी देखिए, इस G20 की मीटिंग के शुरू होने के समय ही जो एक तो जो थीम चूज किया हमने, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन किया या उसका जो एक सब्स्यूम किया है एक वासुदेव कुटुंबकम में, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। सेंड द मैसेज सबके लिए कि ये जो जमीन है, ये जो अर्थ है, ग्लोब, ये क्या खाली किसी एक व्यक्ति की या एक किसी मुल्क की नहीं है, ये सबके लिए उनकी धरोहर है ये। और इस धरोहर में अगर कोई भी युद्ध की तरफ जाएगा तो पूरी जो मुल्क, पूरी जो वसुधा है ये, उसी को नुकसान पहुंचेगा और सभी लोगों को दिक्कत होगी। तो कंबाइन करना कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसके साथ में वसुधैव कुटुंबकम, ये एक बड़ी चीज थी। उसको जब कंबाइन किया ग्लोबल साउथ से, मैसेज बहुत क्लियर था बिल्कुल कि ये खाली हमारी बात नहीं है या खाली यूएसए की बात नहीं है या चाइना की बात नहीं है। तो चाइना सोच रहे हैं कि वो यूएसए को हटा करके सुपर पावर बन जाएंगे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी वो ये चीज आएगी उससे ये पूरा जो विश्व है उसका क्या होगा। जो गरीब देश हैं जिनके पास अभी भी आप देखिए कि खाने की प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली एक संदेश ये है कि जो भी सॉल्यूशन है, जो भी हमको सॉल्यूशन निकालना है, उसमें सभी को आगे आके बढ़ना मतलब होगा। गरीब और गरीब नहीं होता जाए या नहीं रह जाए, वो विकसित देशों की कतार में बहुत पीछे नहीं छूट जाए, इसका बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश यकीनन G20 के मन से की जा रही है। और भीतर जिस तरह की तैयारी की गई है अपने मेहमानों को, जो भी हम प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, उसके जरिए भी एक बड़ा संकेत होगा। अशोक सज्जनधार जी सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन चुनौतियां किस तरह की होंगी? क्योंकि एक फैमिली में अगर 5-6 लोग होते हैं तो भी सबके अलग अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, हर किसी की बात से कोई सहमत नहीं हो सकता। ऐसे में 20 देशों को साथ में लेकर चलना और अपने संदेश को पहुंचा पाना, हिंदुस्तान के सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं ऐसे वक्त में? देखिए, मेरे विचार से केवल हिंदुस्तान के सामने ये चुनौती नहीं है, ये जो पूरे 20 देश हैं, ये पिछले 8-9 महीने से ये जो मुद्दे हैं हमारे सामने, इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज का, पर्यावरण का, ये वाला मुद्दा अभी कल का परसों का नहीं है हमारे पास, ये बहुत सालों से है। और उसके ऊपर जब हम बात करते हैं चित्रा जी, तो उसमें हम कहते हैं जो हमको ये क्लाइमेट फाइनेंस, जो इन्होंने जो भी विकसित देश है, इन्होंने ये माना था जो हम $100 बिलियन हर साल देंगे विकासशील देशों को, जिससे कि वो अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसका प्रयोग कर सके। अब वो पिछले सालों में नहीं कर पाए हैं, परंतु फिर भी उनके ऊपर दबाव ये डालना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं हो पाया है। तो मैं समझता हूं जो इसमें जरूर ऐसे कुछ जो हमारा डिक्लेरेशन आने वाला है, उसमें जरूर इसके बारे में अच्छी वो उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा विकसित देशों को, और वो भी मानेंगे जो हमको ये करना है। आज के 2023 में हम देख रहे हैं जो हमने जो एक टारगेट रखा था, लक्ष्य रखा था 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो इस सदी के आखिर तक हमको पहुंचना चाहिए, वो अभी से हम पहुंचने लगे हैं।
तो इसीलिए हालात बहुत खराब है। बहुत सारे नए मुद्दे हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है। मुझे ऐसा लगता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ ना कुछ इसमें अग्रीमेंट हो गई है। फिर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, क्योंकि ये जो डेट है, कर्जा है जो कि विकासशील देशों पर, उसको कैसे निवारा जाए, और उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसके ऊपर भी हमने काफी प्रगति की है। दो लाइन में, मेरे पास वक्त कम है, मुझे बताया गया है। जितेंद्र नाथ जी, आप क्या देख रहे हैं, चुनौतियां क्या हैं, उपलब्धियां क्या, 2 लाइन में अगर आप। मैं उपलब्धियों के बारे में कुछ कहूंगा भी नहीं, ठीक है, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा, मैं कुछ और बताऊंगा आपको। मेरा थोड़ा सा अप्रोच अलग है। ठीक है, देखिए, चीन की बड़ी बातें हुई, रूस की बातें हो ही नहीं रही है इस मंच पर। लावरोव जी ने कह दिया कि हमारा यूक्रेन का जो हमारी जो भूमिका है और हमारा जो स्टैंड है, अगर वो सही तरह रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो हम डिक्लेरेशन नहीं होने देंगे। उन्होंने तो तीर मार दी पहले से ही। ये होता है, कूटनीति में होता है। तो इससे भी हमें सतर्क होना है। पुतिन जी भी नहीं आए, हम सिर्फ चीन की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन फोन पर बातचीत हुई है अभी हाल ही में। फोन पे बातचीत क्या हुई हम नहीं जानते, उसके बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। दूसरी बात है, आसियान की बात हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ चीन भारत को आपसी संपर्क उस स्तर पर देखते हैं। देखिए, भारत अभी असर्टिव हो चुका है आसियान में और इंडो पैसिफिक में, और चीन गर्मा गर्मी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर का बयान था रूल बेस्ड फ्री एंड ओपन, नई बात नहीं है। आसियान में जो बयान था आज, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वगैरह, तो चीन जो है वो दे आर नाउ फीलिंग द हीट, और ये भी एक कारण है इसलिए कि वो नहीं आए। आपने जो बातें कही है, उम्मीद यही कि दूर तलक इसका भी असर हो, लेकिन यकीनन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर G20 का इतना बड़ा आयोजन, यह आयोजन पूरी तरह से सफल हो, कम से कम अगले 3-4 दिनों तक जिस तरह की कोशिश हर एक हिंदुस्तानी 140 करोड़ देशवासी कर रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं उसमें कामयाबी हमें जरूर मिले। हर एक जानकारी, हर एक खबर G20 से जुड़ी हुई आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।